का गाना जिसमें गजलें होती हैं, ठुमरी दादरा होता है या राग ध्रुपद गायन जो भी है। कुछ परंपराओं को जो मंदिरों में गाया जाता था जैसे ध्रुपद, वरना बाकी चीजें हमेशा से राज में, दरबार में, मंदिरों में या महफिलों में गाई बजाई जाती रही। लोक संगीत की परंपरा घर आंगन की चीज थी, जिनको स्त्रियां ढोलक के माध्यम से या पेड़ में ये पानी बरसा तो किसान ने बुआई करते करते कजरी गानी शुरू करी, औरतों ने झूला झूलते हुए। मंच पे कभी ये चीजें आएंगी ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, लेकिन ये प्रयास और सबसे ज्यादा शायद सार्थक इस दिशा में कहीं कोशिश रही तो आकाशवाणी की रही है। रेडियो ने सबसे पहले कोशिश किया कि उन परंपराओं को समेटे, उन कलाकारों को भी जोड़े जो इन्हें गाते, और प्रोग्राम्स लोगों के होने लगे। मुझे ये बात, क्योंकि मूल मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो शास्त्रीय संगीत की है, मैं पद्म भूषण श्रीमती गिरिजा देवी जी की गंडाबद्ध शिष्या हूँ, मैं ठुमरी मेरी मूल गायकी है, लेकिन मुझे लोक संगीत के बारे में बात एक कह सकते हैं कि मैं उस मिट्टी की हूँ, कन्नौज की मेरी जन्मदायी पैदाइश है, लखनऊ की रहने वाली हूँ, बनारस में पली बड़ी, तो ये बात एक मुझे बहुत सालती थी कि क्या बात है कि हमारा यहाँ की जो इतनी समृद्ध परंपरा है उसके बारे में लोगों की समझ अभी बहुत बौनी और बहुत छोटी है। लोगों को अभी भी लोकगीत मतलब लगता है दादी अम्मा का गाना बजाना है, या कहीं ना कहीं खेत खलिहान किसानों का या अनपढ़ और श्रमिकों की थाती है। लेकिन मुझको लगा कि मैं इन गानों के पीछे जो हम पुरखों ने बहुत रिसर्च करके ऐसे ऐसे साहित्य लिखे, उनको यदि लेकर आऊं, बात करके उनको समझा कर सुना पाऊं, उसके लिए आज की भाषा में बात करना, और आज सबसे सशक्त टेलीविजन है, शोज हैं, ये आप, मैं जनता को इसके लिए शुक्रिया कहती हूँ कि वो उन्होंने उस रूप में स्वीकारा ही नहीं बल्कि सरमाथे पे बैठाया। मान लीजिए बहुत बड़ा फर्क है, शताब्दियों पहले, दशाब्दियों पहले ये गीत रचे गए घर के आंगन में बैठकर, शयन कक्ष में, खेत में, खलिहान में, पल्ले पे। आज की पीढ़ी ने वो लोक जीवन देखा नहीं, उससे उसका कोई तादाद में बैठता नहीं। तो जब उस जमाने की चीज आप इस जमाने को सुनाते हैं तो वो चीजें ट्रांसमिशन लॉस में नहीं जाएं, तो उसके लिए आपको क्या तब्दीली करनी पड़ती है या क्या कुछ जोड़ना पड़ता है? बहुत सारी। सबसे पहले तो मैं बताया मैंने आपको कि ये तो मैं समझ ही चुकी थी कि चुनौती है आज के दौर में ऐसी पीढ़ी को सुनाना जो गांव जीवन देखा नहीं जिसने। और बहुत सारी, सबसे बड़ी संकट तो था बोली का, कि बहुत सारे हमारे लोग अपनी आंचलिक बोली से ही कट चुके हैं। उन गानों के जो शब्द है कुछ कुछ, उन शब्दों को जब समझेंगे नहीं तो गाने का मर्म क्या समझेंगे। ये संकट भोजपुरी क्षेत्र में नहीं आता, वहां पर अभी भी एक अगाध आग्रह है अपनी बोली से जुड़े रहने का, नैसर्गिक है और अभी तक है, जिस पर मुझे मतलब दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जो लोग गए भोजपुरी बोली वो आज भी बोली बोली। सबसे अच्छी बात जो सारी आंचलिक बोलियों के लिए मैं कहती हूँ प्रेरणा स्रोत है भोजपुरी के लिए, कि वहां पर अभी भी 15 साल का बच्चा घर में प्रेरित किया जाता है कि वो भोजपुरी बोले। बाकी आंचलिक बोलियों में ऐसा नहीं है। वहां पे मैंने देखा कि एक बार अंग्रेजी स्कूल पढ़ने लगे तो माता पिता के ही प्रति उसकी ओर से होता है कि अरे तुम लोग ये क्या बोल रहे हो, और देखा देखी फिर वो खत्म होता जाता है। लेकिन भोजपुरी में ऐसा नहीं। लेकिन जब ऐसे क्षेत्र में आप गा रहे हैं, जैसे सपोज टेलीविजन है, टेलीविजन तो हर कमरे में है, व्यूअर आपका जरूरी नहीं कि उसी क्षेत्र का हो, अवधि का है, सबका है, और उनको उन गीतों का बताना, तो आपको एक पैन इंडिया टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक व्यक्ति समझ पाए कि हाँ ये हमारे उत्तर प्रदेश की कोई चीज गाई गई। क्योंकि देखिए संस्कार सबके हैं, वो जीवन सबने जिया, थोड़ा बहुत अंतर करके सभी के मूल में वही है, वही पति का वियोग है, वही नई नवोढ़ा के कम उम्र का ब्याह है, वही प्रवासी है जो पत्नी को ब्याह करके मजूरी करने गया। ये संघर्ष सभी की कहानी, मध्य प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब। तो पहली चीज तो मैंने सोची कि मैं किस तरह से खड़ी बोली के भी शब्द के हिसाब से कहानी को एक ऐसे सूत्र में गाने को पिरोती चलूं कि मेरा श्रोता सिर्फ मुझे सुने और ऐसा जुड़ा रहे कि वो उस गाने की पूरी आत्मा को समझ सके। और वो संतुलन बनाए रखना ही असली एक चुनौती और कला है, क्योंकि उसमें आप ज्यादा बोले तो अब ये ऊब भी हो सकती है, लेकिन उसको कब कितना, और इसमें मुझे सहायता टेलीविजन से मिली। क्योंकि टीवी में आपको मालूम है कि एक गाना जब शो में 3 मिनट से ज्यादा 3.5 मिनट का कट होता नहीं, लोकगीत तो इतने लंबे लंबे लिखे गए हैं, तो 3 मिनट में ये जो पर्दा है सब सिखा देता है कि आप कैसे उसको इस प्रकार से बात को कहें कि तीर की तरह देखने सुनने वाले के हृदय में भी लगे, आप कहना जो चाह रहे वो भी समझ में आ जाए। तो वो मैंने वहां से इजाद किया। और दूसरा सबसे बड़ी बात थी कि आज एक ऑडियो विजुअल मीडियम है। आज के दौर में यदि मैं
परंपरा की बात करें तो मुझे परंपरा देखना चाहिए। तो मेरी मंच पे क्या वेशभूषा हो, मेरी प्रदर्शित करने की कला क्या हो, मैं गाऊं, मेरे साथ पूरी ऑडियंस गाए। यदि मैं बेटी की विदाई में गा रही हूं तो मेरी भावना गाते समय रोने की भी ऐसी हो, विच इज नॉट एक्टिंग। वो दरअसल है कि ऑडियंस भी अपनी घर आंगन की लड़कियां अपनी विदाई याद करें। मैं बनना सुना रही हूँ तो वही उमंग हो, चाहे मुझे उसके लिए नाचना ही क्यों ना पड़े, कि हर एक को शहनाई लगे कि उसके अपने दरवाजे पे गूंज रही है। मान लीजिए मैंने कहीं पढ़ा था, एक बार लता जी ने अपने किसी इंटरव्यू में आपका जिक्र किया था, जब उनसे शायद सवाल हुआ कि नई पीढ़ी के जो लोग हैं जो गा रहे हैं उनमें आपको किसका गायन अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा मालनी अवस्थी जी। मुझे लगता है बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। आपको क्या बताऊं, मुझे तो 1-2 दिन नहीं 2-4-5 महीने लग गए इस चीज को स्वीकार करने में, समझने में। दरअसल उनके 80वां जन्मदिन था और ये जुनून शो तब हमारा चल रहा था चैनल पे, और उसके करीब आई थिंक 2-3 महीने की बात है। और ये शो के बाद ही उनका 80वां जन्मदिन सितंबर में पड़ता है, शायद 29 सितंबर को। और मुझे तुरंत मुंबई से फोन आया कि आप अखबार देखें HT, और उसमें संडे स्पेशल आज निकला है। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने 4 कलाकारों का, सोनू निगम जी का था, सुनिधि और जावेद अली का था, और आपका नाम दिया है। तो मैंने कहा नहीं कुछ गलती है। और जिन्होंने बताया तो मैंने उनको भी काफी कहा कि अरे आप भी आज हम ही मिले हैं उस तरह से। उन्होंने कहा नहीं, आपको मैं मेल कर रहा हूँ, आप अखबार भी पढ़ें और नेट पे आप चेक करिए, आज का अखबार आप नेट पे चेक कर सकते हैं। तो मैंने नेट पे चेक किया, मेरी भांजी रहती थी बॉम्बे, उससे कंफर्म कराया। सभी शौक थे, सरप्राइज थे। और सिर्फ नाम नहीं था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, पूछा ये गया था कि रियलिटी शोज में बहुत सारे शोज आ रहे हैं, बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं, आप इसको किस रूप में देखती हैं? तो उन्होंने कहा आ रहे हैं, और ऐसा नहीं मैं कलाकार हूँ, गाती हूँ तो मैं सबको देखती भी हूँ, लेकिन एक शो जो मन भाया वो जुनून। और उसमें मुझे एक बनारस की, उन्होंने लखनऊ नहीं जोड़ा, बनारस जोड़ा मेरे आगे, कि बनारस की एक महिला थी, और इंग्लिश में था कि लेडी फ्रॉम बनारस, मालिनी अवस्थी। और उन्होंने उसमें लिखा था कि वो जो उनके जो गाने के जो स्टाइल है और जो वैरायटी है जो गाती हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स पूछेंगे रियलिटी में तो आई वुड नेम हर। तो बस फिर उसके बाद HT लखनऊ से फोन आने लगा बधाई के, फिर लखनऊ और दिल्ली में भी उन्होंने वो न्यूज कैरी की। मैं सिर्फ इस बात को तो मैं तुरंत, मैंने जैसे खबर मिली अपनी गुरु अप्पा जी को बताया, गिरजा देवी जी हमारी गुरु। मैंने कहा अप्पा जी आज यदि उन्होंने यदि मैं तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि वो मुझे सुनती थी, क्योंकि इतनी सुरीली है वो सुना उन्होंने मुझे, यही बहुत बड़ी बात है। सुन के नाम याद रखा और बहाजिर पूछा गया और बताया। तो ये तो मैंने कहा अप्पा जी बोलते हैं हम लोग अपने गुरु जी को। मैंने कहा अप्पा जी आपका आशीर्वाद, आपकी शिक्षा है जिसकी वजह से ये दिन है। लता जी के लिए मेरे ख्याल से एक बार मैं जब प्रिंट मीडिया में था तो उन पर एक आर्टिकल लिखना था जी। तो मैं एक दिन तक ये सोचता रहा कि मैं नई उपमा क्या लिखूं, सब लिखा जा चुका उन पर, भारत की आवाज, स्वर को। तो इस 70 साल के सफर में लता जी ने तमाम सम्मान देखे, तमाम कॉम्प्लीमेंट्स देखे दुनिया भर में। एक बार लता जी से पूछा कि सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट आपको कौन सा लगता है, तो उन्होंने कहा कि बड़े गुलाम अली खान साहब ने एक बार कहा था कि कमबख्त कभी गलती से भी बेसुरा नहीं गाती। बिल्कुल। तो मुझे लगता है उनके लिए जैसा बड़े गुलाम अली साहब का कॉम्प्लीमेंट था, मालिनी अवस्थी के लिए बड़े लोगों का जी, बड़े लोगों का इतना कहना, और वो भी उनके जैसी शख्सियत, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। एक चीज मैं यहाँ पे अपनी ओर से, मेरा अपना जो अनुभव है, अपनी समझ के हिसाब से मैं कहना चाहूंगी, लता जी खुद शास्त्रीय संगीत का उनका बैकग्राउंड रहा, पिताजी भी गाते थे शास्त्रीय संगीत। उनकी अपनी गायकी में भी आप यदि फिल्म के गाने देखें तो जो उन्होंने बहुत सुपरहिट गाने दिए हैं, या जो बहुत ही उनके सुरीले गाने पसंदीदा, जो जनता को भी बहुत पसंद है, वो अधिकतर वो गाने हैं जो उन्होंने गंगा जमनी पट्टी के गाने गाए हैं। कहने का मेरा मकसद है नौशाद साहब के गाने उठा ले, वो चाहे मदर इंडिया हो, गंगा जमुना हो, बैजू बावरा हो, पाकीजा हो, जितनी भी गाने, और उसके बाद मदन मोहन साहब, तो वो दोनों ही शख्सियत लखनऊ की थी, नौशाद साहब और मदन मोहन साहब। तो उनके जितने भी गाने हो, चाहे होली आई रे कन्हई हो, या फिर इन्हीं लोगों ने चलते चलते ठाड़े रही हो, से लेकर के यूं हसरतों के जो भी जो बैठक के अंदाज के हैं, भैया ना धरो, वो गजलें हो या गीत हो, या दादरे की शैली के गाने, जैसे नदी नारे न जाओ शाम पैया पर, ये गाने, या इतने सुंदर वो जो चित्रगुप्त जी ने उनको गवाया है, गंगा मैया तो है पियरी चढ़े बो, तो वो गाने मुझे लगता है कि खुद उनसे भी मैंने सुना था, कहीं पूछा गया था कि वो उस तरह गाने उनको बहुत पसंद है।
मैंने चुन चुन के ऐसे ही गाने गाती हूँ, कोशिश करी है, क्योंकि मुझे लगता रहा कि ये गानों की बहुत बड़ी ऑडियंस है। दुर्भाग्यवश आप कहें कि रिकॉर्डिंग में भी इन गानों की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। जो लोक संगीत में जिन गानों की रिकॉर्डिंग्स कंपनी ने करी भी हैं, वो बहुत कमर्शियल, बहुत ही स्तरहीन गाने हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? क्वालिटी सिंगिंग में वो या तो इतने ज्यादा ठुमरी और दादरा के गाने जो शास्त्रीय संगीत में बजते हैं, उप शास्त्रीय संगीत में जैसे बेगम साहिबा के, हमारे गुरु जी के हैं, तो वो तो चैती कजरी के फॉर्म में उप शास्त्रीय संगीत के कैसेट्स में बजते हैं। लेकिन और या फोक के नाम पे जो कैसेट्स हैं, वो नाम लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं कर रही हैं, उनका श्रोता भी अलग है। उन गाने बजानों में भी क्वालिटी नहीं, एक कमर्शियल एंगल खाली देखा जाता है। लेकिन मैंने कोशिश की कि मुझे रिकॉर्डिंग बिकू न बिकू उसकी कोई चिंता नहीं थी। जो मेरी अपनी समझ से जो गुरुओं ने जो यहाँ की चीज खालिस है, फैजाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, उन्नाव की, मैं वो चीजें गाऊंगी। और मुझे लगता है वही उनके भी मन की शायद चीजें रही, क्योंकि मुझे खुद जाती तौर पे जब जब उन्होंने उस रंग की चीजें गाई हैं तो वो टाइमलेस है कॉम्पोजिशंस। मालिनी जी, यहाँ पर आपको रोकूंगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस बहुत तीखे सवाल पर मालिनी अवस्थी से बात करेंगे कि लोकगीत के साथ अश्लीलता टैग हो गई आज। ये एक बड़ी चुनौती है। लोकगीत का मतलब अश्लीलता भी लगाने लगे हैं लोग, ऐसा क्यों? और उसके बाद मालिनी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए वो एक अपनी मखमली आवाज में जो उनको सबसे सुंदर गीत लगता हो वो गाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं वापस आए। स्लाइस टेस्ट चैलेंज, इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, होता ऐसे ये मौके पे, रोका जाए ना रोके से, हो जाए जब धोखे से। देखिए प्रवीण साहनी के साथ आज रात 9:30 बजे डेंजरस इश्क, सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी से। मालिनी जी, एक बहुत विचित्र सी स्थिति निर्मित हो गई। आप सीडी की दुकान पर जाइए, तमाम लोक गीत के नाम पर, लोक गायन के नाम पर, लोक संस्कृति के नाम पर ऐसे भद्दे भद्दे द्व्यर्थी गानों की सीडियां मिलेंगी जो लगता है उस पूरी एक समृद्ध परंपरा को कलंकित कर रहे हैं। तो एक जो सामान्य व्यक्ति है वो मुझसे पूछे तो वो कहेगा अच्छा नहीं, वो उसी टाइप के गाने ना, वो नहीं ठीक है। ये इतनी समृद्ध और इतनी पवित्र परंपरा के साथ ये क्या हो गया? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आपको ऐसे कलाकारों को यहाँ बैठाकर ये सवाल सीधे उनसे पूछना चाहिए। मुझसे जब जब ये सवाल होता है तो मैं यही कहती हूँ कि आप लोग उनसे सीधे सवाल पूछते हैं कि जो लोग इस तरह गाने गा रहे हैं
मेरा तो अपना काम, अपनी सोच, मुझे देखिए मुझे लगता है लोग भी एग्री करेंगे इस बात से, हर कलाकार वही गाता है, या कहें मैं यूं कहूं कि हर कलाकार के बॉडी ऑफ वर्क के पीछे उसकी अपनी शिक्षा, उसके अपने संस्कार और सोच दिखती है, झलकती है। मैंने मेरी जंग या